वेलकम टू कश्मीर न्यूज चैनल डिजिटल। मालूमात के लिए अभी राब्ता करें। शेख अजीजुर रहमान, जॉइंट सेक्रेटरी, जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट कश्मीर न्यूज चैनल डिजिटल 0325 8257 381 0346 8682 037। आपका होस्ट, आपका मेज़बान शेख अजीजुर रहमान हाजिर खिदमत है। आज हम सक्कर में सक्कर से ताल्लुक़ रखने वाले मजहबी घराने से ताल्लुक़ और माहिर कानून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब शफी मोहम्मद चामिर साहब के साथ चैम्बर में मौजूद हैं। हम अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। रोशन पाकिस्तान और अदलिया की आज़ादी हमारा मौजू है। वकला के मसाइल और अदलिया की आज़ादी उस पर बात करने के लिए हम आपकी शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें वक्त दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह साहब, आप खुश हैं? ठीक है, अल्लाह पाक की रहमत है। सर, हमारे देखने वाले नाज़रीन की आगाही के सिलसिले में आपका इब्तिदाई तारुफ। मैं सर बेसिकली एक छोटे गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। गोट हाजी अता मोहम्मद चांडियो मेरे फादर के नाम पे, और वो तालका कोडजी में है। और इधर डिस्ट्रिक्ट खैरपुर में मेरा घर भी है, दफ्तर भी है, डेरा भी है। मैं शुरू में मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की। और सर, आप अपनी इब्तिदाई तालीम के अयाम के बारे में कुछ आगाही फराहम करना है। कोई सर, मैंने इस स्टूडेंट पॉलिटिक्स की मुमताज़ कॉलेज खैरपुर में मैं पढ़ा। उसके बाद शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ा, और शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में मैंने फर्स्ट क्लास फर्स्ट किया। जो लेक्चरशिप ऑफ़र हुई, मगर मेरे वालिद साहब का ये था कि आप वकील बन जाएं, तो मैंने वकालत शुरू कर दी। और मैं जैसे मुझे 10 साल हुए पहले जॉइंट सेक्रेटरी बना डिस्ट्रिक्ट बार का। 10 साल होने के बाद में हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट बार खैरपुर का जनरल सदर बना। कौन से सन की बात है? ये 1996 की, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान थी और पीर सैयद अब्दुल्ला शाह वज़ीर आला थे। निसार खोड़ो साहब सिंध के सदर थे। वो स्टेज पे सब बैठे हुए मेरे साथ फोटो में। तो मुझे बड़ी खुशी हुई तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कहा था कि आई एम हियर ड्यू टू शफी चांडो, ही इज़ माय यंगर ब्रदर। वो मुझे जो मेरे जेल थे और मेरे जो कोड़े थे, 1905 जनवरी 1978 को मुझे 1 साल 10 कोड़ों की सज़ा मिली थी भुट्टो बचाओ मूवमेंट में। उसके बाद फिर MRT की तहरीम में नारा जेल में रहा मैं 1 साल। टांग मार्च के सिलसिले में मैं जेल में रहा, गुजर खान स्टेशन में पकड़ा गया। फिर मैं सिंध बार कौंसिल 2 मरतबा लड़ा और सुप्रीम कोर्ट का वकील हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट की 4 मरतबा इलेक्शन लड़ा और चारों मरतबा मैंने पूरे पाकिस्तान में हाईएस्ट किया। और गवर्नमेंट की मेरे ऊपर बड़ा एतमाद था। मैं असिस्टेंट अटार्नी जनरल सक्कर में बना। उसके बाद डिप्टी अटार्नी जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 साल रहा। फिर 3 साल इस्लाम सुप्रीम कोर्ट में मैं डिप्टी अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान रहा। और चौधरी इफ्तार को हम फेस करते रहे। उसके बाद अब मेरा प्रोग्राम है पाकिस्तान बार काउंसिल की इलेक्शन लड़ने का। और फिर मुझे जब वफाक चला गया
आसिफ जरदारी साहब से वफाक चला गया तो मुझे उन्होंने सिंध हुकूमत में असाइनमेंट दी एज एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध में, फिर वो भी रहा। अब मैं नहीं हूँ, दूसरे दोस्त आ गए हैं। तो कानून से मैंने तो ये सीखा है कि पहले तो अपना ब्रीफ लो, आप अपनी सलाहियत पैदा करो, आपके पास केस आए, उसके बाद उसका केस जीतो और उसको अपना बनाओ। और मैंने आज तक मैंने कभी किसी क्लाइंट के साथ ये नहीं कहा कि केस हम जीतेंगे, हम अपनी कोशिश करते हैं। सर जैसे अभी आपने फरमाया कि शुगर वकालत की हम बात कर लेते हैं, जब आपने अपनी प्रैक्टिस का आगाज शुरू किया तो उस वक्त आपके उस्ताद मौसम कौन थे? जहीर साहब से उर्दू स्पीकिंग बंदे थे, बहुत अच्छे बंदे थे, बहुत हो गए। वो सिविल साइड पे करते थे प्रैक्टिस। तो मेरे पास क्रिमिनल केस ज़्यादा आते थे कि बलोच ट्राइब से मेरा वास्ता है, क्रिमिनल केस बहुत आते थे। इस वजह से मैं फिर डोगर साहब का पार्टनर बन गया, फार्मर चीफ जस्टिस पाकिस्तान अब्दुल हमीद डोगर साहब का पार्टनर बन गया और खुद अपना फिर चैम्बर बना दिया। मेरे अपने जूनियर, कम से कम मेरे 4 से ज़्यादा मेरे जूनियर जज बने और जुडिशल मजिस्ट्रेट भी बने, 100 से ज़्यादा। आजकल क्या मसला है आपके मुकदमात के वजह से? मैं अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के केस डील करता हूँ, फिर अगले हफ्ते भी सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है। मगर सच्ची बात अली साहब, आप चैनल की मेहरबानी, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। आजकल हमें वो आर्ग्यूमेंट करने में मज़ा नहीं आ रहा जो पहले मज़ा आता था। जज को सीधी साथ बात बता दी कि इस कानून के मुताबिक हमारा रिलीफ बनता है, और हम कभी पूछते नहीं है जवाबदार से। पूछना भी नहीं चाहिए, जो मुलजिम है उसे पूछना भी नहीं चाहिए। अच्छे वकील का काम नहीं उसे पूछो आपने मर्डर किया है नहीं किया है, आपने चोरी की है नहीं की है, डकैती की है नहीं की, ये हमारा काम नहीं है, ये जज का काम है और प्रोसिक्यूशन वाले का काम है। अगर माजी की बात की जाए तो माजी में जितने भी वकीलों ने प्रैक्टिस का आगाज शुरू किया, अपने सीनियर से प्रैक्टिस हासिल की, आज वो प्रोफेशनल वकील माहिर कानून बने बैठे हैं और आला उहदों पर फाइज हैं। लेकिन नए आने वाले वकील अपनी सीनियर्स की प्रैक्टिस से नाराज नजर आते हैं, आर्गूमेंट्स उन्हें नहीं आती, आर्गूमेंट्स के मौके पर उन्हें हिचकिचाहट महसूस होती है, फिर इसी तरीके से बल्कि अवॉइड करते हैं, अपने रातों रात चैम्बर बनाना चाहते हैं। क्या वजूहत है? सर असल में उसमें हमारा भी कसूर है कि हम अपने शागिर्दों को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देते। वकालत शुरू में 5 साल घर से खाओ, 5 साल खुद को बना के रखो, खुद को 10 साल तक आप रेगुलर वकील हैं तो फिर फैमिली तरह आपकी चलेगी। और हमारे जो नौजवान वकील कहना है कि 1 साल में हमें से हो जाए कि कार भी आ जाए, बंगला भी आ जाए, बड़ा दफ्तर भी हो जाए, ये सही नहीं ना होगा। तो मुझे तो यकीन है, उम्मीद थी, बीबी ने मुझे काफ़ी केस भेजे, बल्कि एक अपने ज़ाती मुलाजम का भी केस भेजा। इधर एटीसी कोर्ट खैरपुर में होती थी, बस एटीसी कोर्ट में पूरे डिवीजन में एक ही होती थी, लाड़काना डिवीजन सक्कर साथ थे। तो बीबी ने मुझे वो केस भेजे। मैंने कहा बीबी आई कांट से कि आई विल विन दिस केस। जानते हो आप पुराने हो, आपकी जजेस भी बड़ी तारीफ करते हैं, मगर मैं इसलिए करते हैं कि मैं ये राड़ नहीं मारता, बड़ा की बात नहीं करता। फिर वो पावर था बीबी का, कमदार था, उसको मैंने छुड़ाया था। लेक ऑफ एविडेंस जब आती है ना प्रोसिक्यूशन साइड की, लेक ऑफ एविडेंस, वो क्रिमिनल केस का एक स्टेज होता है। पहले ऑफेंस हुआ होता है, उसके बाद एफआईआर होती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद चालान होता है, उसके बाद आर्गुमेंट होती है, उसके बाद जजमेंट होती है। ये पूरा ये जो 7 स्टेजेस है क्रिमिनल केस, ये हमारे जूनियर को नहीं आते। और ये हमने जो 1 साल के लिए ये 100 वकील के लिए हर कॉलेज में रखा, उसका मैं हिस्सा हूँ। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मेंबर था मेमन गोट मलिक लॉ कॉलेज का, और मैं डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी था। मुझे मीटिंग में बिठाया गया कि भाई ये हजम आ गया है वकला का, वो कहीं मास्टरी मिल जाती छोड़ के चले जाते हैं, क्लार्की मिलती है छोड़ के जाते हैं। काला कोट एक दिन पहले पहना हो मास्टर हो, तो मैं तो कम से कम अपनी इंसल्ट फील करता हूँ। असल नए आने वाले वकला के लिए आपके ख्याल में क्या तजावीज़ होनी चाहिए? हमने उनको वैसे भी राय सीधी रास्ते पर लाए हैं कि हमने अभी फैसला किया है 100 वकील कॉलेज में आएगा, ज्यादा दाखिला नहीं मिलेगी, और वो 4 साल के लिए पढ़ेगा, 5 साल के लिए पढ़ेगा,
और वो कहीं भी नहीं जा सकेगा, दूसरे इदारे में उसको नौकरी नहीं मिलेगी। अब वकील बनना भी कम हो गए। हमारे खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में 2300 वकील हैं। छोटा जिला, इतना बड़ा जिला तो बड़ा है, पूरे पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे जिला है, मगर 2300 वकीलों को इन 7 जजों के सामने से कितने केस मिलेंगे, कैसे वो घर बना के पाएंगे। बाकी मैंने तो बीबी को भी कहा था, मैंने आसिफ जरदारी को भी कहा, जब उसके केस में हम जाते थे, मैंने कहा सही वो सिलसिला जो पहले वाला था, जो मतलब चांदियों क्या सिलसिला था, मैंने कहा बीबी ने एक कमेटी बनाई, ब्रिज बिटवीन जजेस एंड एडवोकेट्स। एडवोकेट वो जो इलेक्टेड हो, कहीं भी वकील का मसला होता था, जज का मसला होता था, हम आपस में बैठते थे तो पूछते थे, बाबा ये जज साहब ने, सेशन जज को बोलते थे, हाई कोर्ट के सीनियर जज को बोलते थे, या चौधरी इफ्तार को बोलते थे सुप्रीम कोर्ट में, कैसे आपका रमदे साहब, जावे जवाद ख्वाजा, हमारे फला वकील शेख शाहिद से अच्छा नहीं चला। फिर हमारी मीटिंग होती थी, बैठक होती थी। अब भी अच्छे वकील हमारे पास मौजूद है, हसन भून जैसे मौजूद है, शाहिद शुएब शाहीन जैसे मौजूद है, तो सरदार लतीफ़ भी क्रिमिनल का बहुत माहिर है, आजकल हमारे साथ नहीं है। और बीबी ने मुझे बड़ा एतमाद करके पीपल्स लॉयर फोरम सेक्रेटरी डिवीजन का सदर बनाया, फिर पाकिस्तान का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया। सर आप एक तरफ सुबह वकालत से आपका ताल्लुक है, दूसरी पॉलिटिक्स से ताल्लुक है, तो आप कैसे महसूस करते हैं? ये मैंने वो पहले ही बर्ज किया कि ये जो अमेंडमेंट्स आई हैं, पहले जजों में गलतियां थी। एक जज साहब के अपने बेटे को सुप्रीम कोर्ट का वकील बनाने के लिए 7 साल कर दिया, 10 साल होते हैं हाई कोर्ट की प्रैक्टिस और 250 केस होते हैं, उसकी करने के बाद वो फिर अमेंडमेंट कर दी, ये नहीं होना चाहिए, उसका दामाद उसका बेटा जज बन जाता है, ये नहीं। अब ये जो आया है उसके रिबटल में आया है, मगर इसमें भी बड़ी खामियां है, बहुत बड़ी खामी। के हवाले से अगर बात की जाए तो आप माशाल्लाह पाकिस्तान के तमाम नेताओं में असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। कहीं आपको प्रेशर आया है अपनी खिदमत के दौरान कि ऐसे नहीं, इस तरह फैसले करने में? सर सुप्रीम कोर्ट में हमारा बहुत मुझे तकलीफ आई, डिप्टी अटॉर्नी था और शुरू में ही मेरा दफ्तर था, उसमें एक कर्नल आके बैठता था, मुझे पता नहीं कि फौज में कर्नल, एक दिन वो ट्रेस में आ गया, मैंने कहा चांदू साहब बहुत आप अच्छे बंदे हैं, आप तो सारा दिन फ़ोन करते रहते हैं और हम ट्रेस करते हैं, किसके लिए करते हैं, वो फ्री में करते हैं, आप लोगों के काम करते हैं, मगर आप गलत कर रहे हैं। ये जो फैसिलेशन वाला केस था ना, सहूलत का, ये प्राइवेट बंदों को आर्मी एक्ट के तहत न चलाओ, मैंने चौधरी इफ्तार का साथ दिया था कि नहीं चलाओ, मगर उन्होंने मुझे कहा आप चौधरी साहब को समझाएं कि जब एक बंदा मिलिट्री में उसको सज़ा आती है या नहीं आती है, प्राइवेट कोर्ट में अगर उसको सज़ा न मिले और मिलिट्री कोर्ट में को अक्यूज को सज़ा मिल जाए तो ये दोहरा कानून हो जाएगा। तो उसमें मुझे धमकी मिली। आपको सजाएं किस बुनियाद पे दी गई? बीबी का साथ देने पे या पार्टी का साथ देने पे? 5 जनवरी 1978 में हमने योम जमहूरियत मनाया था और भुट्टो साहब अभी जिंदा थे, सजा आई थी उसको 79 पर, तो मैंने पंचकुलों पे जुलूस निकाला था और MRD में और सपाफ से भी निकला हुआ था, वकील बन गया था, वकुला का मैं जनरल सेक्रेटरी था जिले का, मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया और कोड़ों की सजा, कोड़े मेरे माफ़ हो गए क्योंकि मेरे कज़न को पहले कोड़े लगे, मुर्तज़ा चांडी को, बेचारा वो नहीं है दुनिया में, तो कोड़े कोड़े पे वो लोग गाली दे रहे थे फौजी को, तो वो उसका जो कर्नल खड़ा हुआ था उसने बोला यार ये गालियां क्यों देते, मैंने कहा नहीं गालियां देंगे आप लोग को दंगा करके कोड़े मारते हो, गालियां क्यों ना देंगे। फिर उसने एक नोट लिखा कि कोड़े देने से फौज की और शोहरत भी खराब होती है, नाम भी खराब होता है और उसको भी कुछ नहीं होता। उसके बाद वो कोड़ों की सजाएं चेंज हो गई थी, फिर मुझे इधर से निकाल के MRD की तारीख में मुझे नारा जेल हैदराबाद में रखा, 1 साल पूरा उधर हो गया, फिर जेलम जेल में रखा, जेलम जेल में अफसोस का मकाम था कि वो जो पागल कैदी थी उनके पास टीवी थी, हमारे पास नहीं थी। एक दिन मैंने खुद जाके सारे
3-4 वकील भी मेरे साथ थे। वो कैदियों को पकड़ के वो टीवी ले आया। टीवी तो अभी तार कौन लगाए, कहाँ लगे? तो उनका सुपरीडेंट था। और सुपरीडेंट साहब ने मुझे कहा कि चांदू साहब, आपके बार बार फोन आते हैं, आपकी कोई बड़ा नाम है, तबीयत पूछ रहे हैं आपकी, तो टीवी कैसे चलाएंगे? हमारे बगैर तो नहीं चला सकते। मैंने कहा चला कर आप दे, नहीं तो हम बंद नहीं होंगे। बड़ी धमकी जेल में होती थी कि बाहर हम बैठ गए। फिर उन्हें आके लगाया, करंट शरण लगाया। साहबजादा इमर रजा कसूरी साहब को मिले इंटरव्यू किया, वो फरमाते हैं कि जी भुट्टो साहब को मैंने फांसी दिलाई, मेरा रोल है। तो आप क्या समझते हैं भुट्टो साहब को जो फांसी हुई उसमें क्या सच्चाई है, क्या झूठ है? मैंने भी एक दिन उसको, जब एक वकील ने स्याही मारी थी, मैं उधर था, चेहरे पे स्याही मारी थी। मुझे चांदे साहब, मैं आपको वोट देता हूँ। मैंने कहा वोट तो ग्रुप की वजह देते, आइंदा आप न दें। मैंने कहा मेरे से नफरत क्यों करते हैं? जिधर मैं बैठता हूँ उठ के कहीं और चले जाते हैं। मैंने कहा आप भुट्टो साहब को, उसने कहा यार बात सुनो, आपके बाप को कोई मारे तो आप उसके केस नहीं लड़ेंगे? तो ये पहला केस था कि जो मतलब मानता है ना, प्लीड गिल्टी करता है, को अक्यूज, जब वो खुद को कहते हैं कि हमें भुट्टो साहब ने कहा, जो एफआई के दोनों बंदे थे, कि इसको मारो, कभी भी ऐसे प्लीड गिल्टी करने वाले को सजा नहीं हुई। इस केस में पहली मर्तबा भुट्टो साहब अभी जिंदा थे, उनको सजाए मौत दी, उनकी बीओ ने कहा था। और फिर अब जब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी मेहरबानी है चीफ जस्टिस की, 40 साल के बाद कहा भुट्टो साहब बेकसूर। अब जब उन्होंने कहा है 40 साल के बाद, मैं उस रेफरेंस में आता था, रोज बैठता था, तो मैंने कहा था जजों को ऐसी जजमेंट न दो। अब भी कहता हूं कि वो रोलिंग स्टोन बन जाए या कोई आपका जजमेंट खोले ही नहीं। मीर मुर्तजा भुट्टो का केस नहीं चला, बीबी का केस, अब भी मैं आपके इंटरव्यू के हवाले से कह रहा हूँ, बीबी का केस चलाओ। क्यों नहीं चलाते हो? नहीं चल रहा ना। एक स्पेशल बेंच बनाए, हम खड़े हो जाते हैं, हमें सरकारी उहदे में नहीं, बेंच बढ़ा दे। रुकावटें कहाँ पेश आ रही हैं? उन्होंने एक परवेज शाह नाम है, परवेज शाह, उन्होंने आके एडमिट किया था कि बीबी को मैंने मारा है। और आसिफ जरदारी को मैंने कहा था कि आप कुछ करें, तो आपके ऊपर इल्जाम है कि आपने जो है ना बीबी को। उसने कहा चांदे साहब ये हमसे बड़ी बात है। उस रात नवाज शरीफ को अटैक हुआ, उस रात परवेज मुशर्रफ को अटैक हुआ, उस रात चौधरी इफ्तार को अटैक हुआ, उस रात बीबी चली गई। जब ये चारों के ऊपर अटैक हुआ तो हम समझते हैं कि आसिफ साहब नहीं, तो इस चारों में कैसे होंगे? तालिबान का एक, बाकी इधर खैरपुर का एक अली शेर हैदरी होता था, वो सिपाही साहब का था, मर गया है वो, अल्लामा अली शेर हैदरी, उनकी मरकजी काउंसिल के चेयरमैन थे। उन्होंने कहा कि हम फैसला कर चुके हैं कि बीबी को हम मारेंगे। मैंने कहा आप क्यों मारेंगे? उसने कहा वाना में मैं पाकिस्तान का झंडा फड़काऊंगी और ये दोहरा कानून नहीं चलेगा। उसने कहा ये, और उसने कहा कि भुट्टो साहब की मज़ार पे उसने अलम लगाया है जो बीबी ने नहीं लगाया, बीबी के बाद का लगा हुआ है। मैंने कहा इस बात पे मार रही हो? उसने कहा हमारे पीछे कोई और है। अल्लामा अली शेर हैदरी मेरे घर आए, उसने जब फैसला करके, उसने कहा यार वो पेची पहनते थे ना, वो बड़ा, वो पगड़ी आके रखी बीच पे, जैसे आप बैठे हैं रखी। चांदी साहब मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैं बीबी के खिलाफ फैसला देकर आया हूँ। मैंने कहा क्यों दिए? ये जावरी चांडो कबीलो एक ही ट्राइब है। हाँ, तो कहा यार हम 4 बंदे थे, पूरी 50 की काउंसिल थी, सबने अक्सरत राय में कहा कि नहीं बीबी को फड़काओ। तो मैंने फोन किया था दुबई, डॉक्टर सफदर को बोला, फिर नाहिद बाजी को बोला। उसने कहा बीबी बैठी है, सुन रही है। मैंने कहा बीबी को कहें कि ना आए, और यही मैंने सुना है। तो अली शेर हैदरी भी मर गया और बीबी भी बेचारी, तो दलेर बड़ी थी, मानती नहीं थी। सर अदालतों की तरफ आते हैं, पिछली सतह की अदालतों में बड़े दांत पाए जाते हैं, पार्किंग के मसाइल, वकला के चैम्बर के मसाइल हैं, इसी तरह साइलिन जो आते हैं उनके बैठने के लिए जगह नहीं है, वॉशरूम का जगह नहीं है। इस सिलसिले में बाहर का क्या किरदार है?
सर मैं तो, अगर वकील पॉलिटिक्स नहीं करेगा तो कौन करेगा, हक है उसका, पॉलिटिक्स करे अपनी पार्टी के साथ रहे, मगर वकला के जो जाती मसले में वहाँ पार्टी से हट के मसला करे, अपनी हिम्मत दिखाए, जरूरत दिखाए। अब मैं अमेंडमेंट की मैं मुखालफत, सीधी सीधी बात, अमेंडमेंट जो हो रही है तो माजी की रोशनी में देख कर सर उसको मैं करना। बाहर की बात कर रहा हूँ, वो आपकी कचहरी की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी बड़े मसाइल पाए जा रहे हैं, पार्किंग के बड़े मसाइल हैं, वकला के चैम्बर के मसाइल मैंने देखे हैं, तो साइलेंट के बड़े मसाइल देख रहा हूँ मैं। अब से थोड़ी देर के लिए गवर्नमेंट की भी नुमाइंदगी करूंगा, क्योंकि कुछ बातें उसकी, अब 2700 वकीला को चेंबर कौन देगा, बाहर तो आवाज़ उठा सकती है, क्या उठा आवाज सकती उठाए, अभी मिल रहे हैं उनको चेंबर, मगर इतने कैसे मिलेंगे। और वकील फ्रेंकली, है। मुझे भी इस म्यूनसिपल कमेटी का मिला हुआ है, दोनों से मेरा सामने दफ्तर जूनियर बैठे, एक ऊपर है वकील। अपने किरदार को अभी एक फेसबुक पे मजा अंदाज ने बोला कि वकील, एक बंदे ने कहा कि मुझे रेंट पे घर दो, उसने कहा वकील तो नहीं हो, उसने कहा मैं वकील हूँ, उसने कहा फिर मेरे पास नहीं, आपने कहा है वकला को भी अपना किरदार सीधा करना चाहिए, उसमें बड़े से बड़ा अच्छा रोल सेशन जज और किसी हाई कोर्ट, जो चारों पांचों हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेस हैं, वो निकले इस मसले में सामने आ जाए, वो करे। चौधरी इफ्तिकार की एक बात मैंने, डोगर साहब की तो बात पहले करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में परवेज मुशर्रफ ने सुप्रीम कोर्ट बार को ताला लगाया हुआ था, डोगर साहब ने आके खोला था, मैं बार का अहदेदार था, मैं जीता था, पहले इलेक्शन जीता था, ले जाके खोला था। उसके बाद चौधरी साहब के पास गए, फिर हमने सुप्रीम कोर्ट बार के लिए पैसे लिए, आसिफ साहब से लिए, दोनों वजीर आजम को हमने सुप्रीम कोर्ट बार में बुलाया, मेरा उसमें किरदार है, मैं इस कमेटी का मेंबर भी था, हाई कोर्ट का जज मेंबर था। सबसे बेहतरीन, पूरी एशिया में बेहतरीन लीजेंड होटल में सुप्रीम कोर्ट की हॉस्टल बनी हुई है, आप रहे होंगे, गए होंगे जब। तो अभी भी कमेटियां बननी चाहिए, इलेक्टेड वकला की, सीनियर वकला की और जजेस की, बैठ कर ये मसले सारे हल माजी कर। से हम देखते चले हैं, पाकिस्तान में आइन बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, कमेटियां बनाई जाती हैं, जैसे कभी आपने बनाया क्या कमेटियां बनानी चाहिए, अमल दरामद नजर नहीं आती, अमल दरामद में कहाँ रुकावटें पैदा होती ये अभी नई नई एक अमेंडमेंट आई है, जो भंग को का एक्ट आया है 9 से, तो ज्यादा भंग को लाहौर में, इस्लामाबाद में पड़ी, इधर का बंदा भंग पीता है, अफेंस है, 3-4 वो था पहले आपका रेट था, अब इसको 9 से 25 साल, भंग में 25 साल कर दिए, है? इसको हटाना चाहिए। मैं किसी का वकील हूँ या ना हूँ, अगर पता है शराब अवेलेबल है, इंटॉक्सिकेंट में शराब नहीं आता, इंटॉक्सिकेंट समझते हैं, वो नशे जो मुजर सेहत है, भंग आती है, क्योंकि बंदे के पर्दे खुश्क हो जाते हैं। तो एक पागल सा बंदा था, कोर्ट में खड़ा था, मैंने कहा वो शराब को बेलेबल, मतलब जिसका पुलिस बेल उठा दे, नॉन बेलेबल जिसका कोर्ट उठाए, वो पागल सा बंदा था, भंग पीता था, उसने कहा कि भला आप जैसे बड़े लोगों ने शराब को सस्ता कर दिया है और भंग को, तो ऐसी अंगली भी नहीं उठनी चाहिए, जो उठती है हमारी इंसल्ट है, जुडिशरी की भी इंसल्ट है। वकील को प्रॉपर ड्रेस में आना चाहिए, वकील को फालतू बाजारों में, होटलों में नहीं जाना चाहिए, बिला वजह जिस कोर्ट में केस नहीं बैठकर सुने, बात न करे, तो ये मसले ठीक हो सकते हैं। पाकिस्तान की सिविल कोर्ट में सिविल मुकदमात के साथ फैमिली मुकदमात की बरना उठाई जाती है, आपके यहाँ क्या पोजीशन है सर? फिर केस चल रहे हैं, चल रहे, एक दो जज हैं जो थोड़े ढीले हैं, डेट देने के शौकीन है, कौन कौन केस नहीं चलाओगे, खुद बोलता है, कौन एडजमेंट दे रहा है, ये तो वकील जो जिसको नहीं केस चलाने होता है। इसी तरह सर हाई कोर्ट में तकरीबन 26 लाख से ज्यादा मुकदमा दलील होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन 65,000 से ज्यादा मुकदमा इल्तिवा का शिकार है, नए और पुराने मुकदमा कैसे निपटाए जाए? अब सर इन्होंने वही जो अभी आप
ने भी पहले बताया कि मर्डर केस 2 साल में और 1 साल में, और आम प्रॉपर्टी के केस 2 साल में, ज़रा टाइम लेते। अभी उन्होंने फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है, और मैं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहूँगा और सारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को कहूँगा, ये फैसला किया है, अमल कराओ इसके ऊपर। अमल होगा तो जल्दी उकलाव होगा केसों का, जल्दी ये केस खत्म होंगे। एक मरतबा आया था अदीब रिजवी सक्खर में, तो मैं सक्खर हाई कोर्ट में इंचार्ज था, एडिशनल एडवोकेट जनरल। सैयद खुर्शी शाह ने कहा कि यार अदीब रिजवी आए, कुछ अच्छे बंदे उसके साथ आकर मिलो। उसने बोला मैंने NICVD बना दिए, मैंने अलशबाब बना दिए, ये किया है। तो अदीब रिजवी का पता है क्या जवाब है? शाह साहब चुप करो, पूरी दुनिया में तालीम और सेहत सस्ती है, फ्री है, आपने किया है? खुर्शी शाह से चुप करके, पूरी दुनिया के साथ बनो, हमारे पास अहलियत भी है, वसाइल भी है, पेट्रोल भी है। हमारा मुल्क तो मैं 11 मुल्क घूमा हूँ, सीधा मुल्क है जिसको समंदर भी हो, जिसको गैस हो, जिसको पेट्रोल हो, जिसमें गंदम हो, जिसमें चावल हो, और एक्सपोर्ट करते हैं हम। 26वीं आईनी तरमीम तो पार्लियामेंट से जैसे 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 पास करा रही हुकूमत, इसके असरात क्या हैं? ये लोगों ने, जैसे भुट्टो साहब की फांसी को 99% लोगों को दुख हुआ था, नहीं माना, तो लोग नहीं मान रहे। मैं तो वकील हूँ, मानूंगा, टेकिन ओथ कि मैं 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी बेंचेस तश्कील दिए गए, इनका किरदार क्या है, इनका काम क्या है सर? सर ये चौधरी लाहौर में चीफ जस्टिस की तकरीर थी जो मैंने सुनी, डोगर साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकरीर थी। इस सारी सियासी लिटिगेशन की वजह से हमारे केस इल्तवा का शिकार है। बेंच ही अलग बना दो, फेंक दो उधर, एक तो बेंच लड़ता रहेगा ना, और ये सही है, इन्होंने ये सही किया है। मेरा क्लाइंट मर्डर केस वाला फिरता रहे, अभी अगले हफ्ते जा रहा हूँ मर्डर केस में, बेचारे को 7 साल तो गुजार चुका है। 2021 के केस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो जब आईनी बेंच बनेगी तो सारे केस चले जाएंगे, हमारे नंबर आ जाएंगे, हमें लोग अपनी फीस भी देंगे, उनका केस भी जो भी होगा। सर 26वीं आईनी तरमीम को सेनेटर हामिद खान ने अदलिया में चैलेंज किया है। दूसरी तरफ दिन चौक इस्लामाबाद में वकला का एहतजाज भी सामने आया, लेकिन एक तरफ मौक़िफ़ सामने आया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, इन 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने का कोई फायदा नहीं, ये पार्लियामेंट का हक है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान सियासी है या आईनी है? नहीं, देखो, दो बड़े इदारे, एक तो जुडिशरी है, दूसरी पार्लियामेंट। रियासत की और बात है, पूरी पार्लियामेंट, रियासत में फिर आ जाते हैं वजीर आज़म, आ जाते हैं चीफ मिनिस्टर, आ जाते हैं सेक्रेटरी तक हुकूमत होती है। पार्लियामेंट में सेनेट और कौमी असेंबली होती है। देखो, अभी एक अमेंडमेंट आई थी, कल्पना देवी ने मुंह की थी, शर्मिला फारूकी ने मुंह की थी, और ये मरी का नाम क्या है, शाजिया मरी, उन्होंने कहा था कि ये जो अर्ली मैरिज एक्ट खत्म करो, दो इस अगेंस्ट इस्लाम। हमारे मोहम्मद अल्लाह में ये है कि लड़की जवान हो जाए, 3 एज 7 एज तक भले न करो, 7 एजों के बाद अगर वो शादी नहीं कराते और कोई वो गुनाह करती है तो उसकी माँ और बाप के गले में होता है। उन दोनों को तो है जो कर रहे हैं, मगर एक कमेटी ने फैसला किया, जब बच्चे मर रहे थे मीरपुर खास में थर में, एक जर्मन टीम थी, हम भी सुप्रीम कोर्ट बार के डेलीगेशन की तरफ गए थे, सेक्रेटरी बैठा हुआ था, चीफ मिनिस्टर भी बैठा हुआ था, साईं कैमरिजा CM थे। बोले छोटा सा दूध माँ बच्चे को क्यों नहीं दे सकती, तो इतना तो होता है, उसके बाद ये छोटा 2 आउंस बच्चे को कौन नहीं देगा, माँ बाप क्यों मरने देगा। उसमें तहकीक ये हुई कि वो माएँ जिनकी 11 साल 12 साल की कम उम्र में शादी हुई थी, वो जो उसको खाना मिलता है वो खुद खा जाती थी, उसका अंदर का सिस्टम बच्चे को, फिर
उन्होंने उसके बाद ये अमेंडमेंट लाई। मैंने मौलाना शिरानी को कहा था कि आप अपील तो लाओ ना, शरीयत कोर्ट क्या कर रही है, बिल्कुल ठीक है। शरीयत के खिलाफ कोई मौलवी तो आए ना, फजल रहमान क्यों नहीं आता, या लियाकत अली खान, ये सारे जितने बड़े बड़े मजहबी स्कॉलर हैं, हमें इज्जत है उनके लिए, वो शरीयत कोर्ट में फैसला लाए। सही है तो गलत हो रहा है, अगेंस्ट इस्लामिक लॉ हो रहा है, कोई नहीं आया। 27वीं नई तरमीम की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, आपकी क्या तजावीज़ हैं 27वीं नई तरमीम के वजह से, क्या राय है? सही, जब आसिफ अली जरदारी 58(2)B को खत्म कर रहा था, हालांकि उसकी ग्रेटनेस है, अपने पावर कोई नहीं खत्म करता, तो हम भी इस कमेटी में शामिल थे, जाते थे सुप्रीम कोर्ट में शाम को, कभी कभी मैं फारूक नायक चले जाते थे। यहाँ क्यों किया है, उसने कहा ज्यादातर तलवार जमहूरी हुकूमत पे पड़ी है, अब करने दो, ये तो नहीं कर, सदर तो नहीं कर सकेगा ना, मैं नहीं करूंगा तो उसके बाद मेरे बाद दूसरा आएगा। ये अमेंडमेंट करने जा रहे हैं कि जब चाहे या चाहे, समझ रहे हो ना, जी जी मैं सबकी बात कर जी रहा जी हूँ, बिल्कुल। तो इससे मेरी डिजॉल्व कर सकते हैं, वो अमेंडमेंट लाना चाहते हैं, शायद कर भी दें। सर, कहा जाता है कि ज़िलिया में खामियां जो शुरू हुई वो जस्टिस मुनीर, जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, साकिब निसार से दौर से शुरू हुई। आपकी क्या राय? चौधरी साहब के जमाने में थोड़ी बात आगे भी चली गई थी, तो धबका ज्यादा देता था, लाड़का ने आया तो इज्जत भी कराता था, मैं लॉ ऑफिसर था, बड़ी इज्जत भी कराता था, बहुत इज्जत कराता था। मैं सेक्रेटरी को क्यों जान रहे हो, आपसे बड़ा है, आप वफाक के नुमाइंदे हैं, सेक्रेटरी बाद में आ रहा है, बुलाओ उसको, तो इज्जत भी कराता, मगर थोड़ी डांटिंग करता था, वो नहीं करने का, सेक्रेटरी की अपनी हैसियत है, ऑफिसर की या DIG या ID, उनको जरा मगर वो लिखने का नुकसान नहीं देता था, डांटता ज्यादा था, वो भी नहीं, इज्जत हर किसी की। अब मैं खड़ा हूँ सीनियर वकील, और जज मुझे कहे चांदी साहब इस छोटी कोर्ट में क्यों आए हो, मैं कहूँ भाई कोर्ट इज कोर्ट, राइट है। अगर कहे कि नहीं आप ये जूनियर का हक मार रहे हैं तो एक्सेस करेगा, तो उसकी, अब कल एक जज ने सेवा दिया है, पढ़ा, मेरे से ज्यादती नहीं हो सकती। अब जब परवेज मुशर्रफ आया था, ये जिलानी हाउस नजदीक है इधर से, मुझे पता चला कि वो लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, मैंने कहा क्यों मिठाई बांट रहे हैं, और नवाज शरीफ गया है, इलेक्टेड वजीर आजम था, वो हमारे खिलाफ था, अगर फौजी के आने पे मिठाई बांट रहे हो। चौधरी साहब के साथ, ये परेल मुशर्रफ के साथ मेरी एक मुलाकात हुई थी, इस टॉपिक पे पाकिस्तान बार कौंसिल ने बाइकाट किया था, नहीं मिलेगी, उन्होंने कहा मेरी जरा सी बात तो सुनो तुम लोग, क्यों बाइकाट करते हो, मैंने कहा इसलिए हम बाइकाट कर रहे हैं, नहीं डिप्टी अटॉर्नी नहीं होता तो नहीं आता, हमने फैसला किया है हम आपके पास नहीं आएंगे, वो मैं पाकिस्तान बार काउंसिल के फैसले को अबाइड करता हूँ, ये भी नहीं कहता वो क्या कहते हैं, जो सारा मुझे पता होता है। आपकी तकरीर सुप्रीम कोर्ट में थी, मैंने सुनी है, राणा भगवान दास जब थे ना, वो जब इसका केस चलता था चौधरी साहब का, मैंने कहा था राणा भगवान दास, एक भगवान ऊपर है, दूसरा आप नीचे बैठे, और आप सारे जजेस की नुमाइंदगी करते हैं, एक सारे जजेस मिलके उस चौधरी इफ्तिकार को झूठा करते हो या परवेज मुशर्रफ को झूठा करते हो। एक तहरीक चलती है सर वकला की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को बहाल कराने की और जिले की आज़ादी के सिलसिले में, जिसको लीड करते हैं कोयटा से हमारे अली अहमद कुर, अली अहमद कुर साहब, और दीगर वकला भी आप भी शामिल होंगे उस तहरीक में। बहाल को करार देते हैं, अदलिया भी आज़ाद हो जाती है, लेकिन यही वकला आजकल देखा जा रहा है तशद्दुद का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि FIR दर्ज हो रही है, कत्ल किए जा रहे हैं। वही इस रेसिपी बता रहा हूँ, इनके लिए कोई कानून साजी है? इसी के लिए बता रहा हूँ, मैंने खुद भावलपुर में बड़ी तकरीर की थी चौधरी इफ्तिकार की, बड़ी तकरीर,
और जब बीवी बाहर से आ रही थी बाहर, तो मुझे एक मैसेज आया कि चौधरी इफ्तिखार का जुलूस कितने घंटे का था। मैंने कहा 21 घंटे का था। बीवी ने कहा ऐसे जुलूस को 23 घंटे करो। उसका एक दबदबा भी था। अगर अली अहमद कुर्द ने कहा था चलती हुई कोर्ट में, मैंने आके अली अहमद को पकड़ा था, इस तरह नहीं बोलो। उसने कहा हमने तारीख ये नहीं चलाई थी कि फिरौन आके बैठ जाए, याद है? तो मैं यासीन आज़ाद खड़े हो गए, चार्ज साहब देखो कुर साहब। मैंने कहा कुर साहब ने आपके लिए लाठियाँ खाई। तो गोदी में पकड़ते लोग हंसी मजाक करते थे, और इसने आपके लिए तारीख चलाई है, कहीं तो आपने इसको दुख दिया है। कुछ गलतियां हैं भी, मगर से तो निजाम आपकी नज़र में वकील के अहम मसाइल क्या है और इनका हल क्या है, क्योंकि आप भी एक वकील हैं। जी, मैं तो कहूँगा जितने भी लॉ ऑफिसर हैं ना, उनको परमानेंट पोस्ट दी जाए, ये गवर्नमेंट के नहीं है, प्रॉपर करें, या उनका कोई पीरियड भी मुकर्रर करें। अगर अब इतने हम डरपोक हो गए, इतने बुज़दिल हो गए, पहले हम सामने बोलते थे ये वर्दी वाले, आगे लफ्ज अच्छा नहीं लगता, लोग बोलते थे। अब वर्दी वालों के लिए महीना हो गया है, लोग डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कौन निकलेगा? अब शफी चांडी की वो उम्र नहीं रही। जब जेल में मुझे लेके जाते थे तो पूरे करा हैदराबाद तक नारे लगाता गया। वो जो बड़ी गाड़ी होती है कुत्ता मार बंद, जोर से ब्रेक नारा मारता था, जोर से ब्रेक मारते थे, मैं गिर जाता था। जवानी थी। अब भी अच्छी की उम्मीद है। सर वकील के तहफ़्फ़ुज़ात को कैसे दूर किया जाए, ये बताएं। भारी एक्शन ले। इलेक्टेड बंदे जो है ना, मेरा इधर भतीजा है एजाज सा जो सदर है, बारह एक्शन ले, बारह आ जाए, अपना किरदार अदा करें, मगर किरदार उनका हाईजेक न हो जाए, जैसे बबर लो में हो गया ना, कच्ची गालियाँ थी। हमने कभी जनरल जिया को गाली नहीं दी थी, उसने तो आसिफ जरदारी तरह नहीं होना चाहिए। ये बार थी सारी, हाईकोर्ट बार का सदर था, और कराची बार का सदर था, सक्खर बार का सदर था, खैरपुर बार का सदर था। बल्कि मुझे उन्होंने कहा आए थे आप तकरीर करें। मैंने कहा इनको बंद कराओ जो औरतें गालियां दे रही हैं। मैंने कहा वड़ाइच ने कहा चार्ज साहब आप तकरीर करो, आप हमारे सीनियर हो। मैंने कहा इनको चुप कराओ, ये गालियां न दें। ये गालियां देंगे। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, मेरे से भी कोई पूछने वाला हो, आप वो गालियां दे रहे थे, आप तकरीर करें, तहरीकें हाईजेक ना हो जाए। पाकिस्तान में बढ़ती हुई साइबर क्राइम, साइबर की बात होती है, तो कैसे रोका जाए, इनका हल क्या है? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। मैंने चौधरी इफ्तिखार के साथ केस चलाया कोयटा में, मिसिंग पर्सन वाला। वो जब दूध वाली टैंकी में बम फटा था, हजारे मरे थे, तो उन्होंने आके रिपोर्ट दी, शकील था इसपी बेचारा रास्ते में मारा गया। उन्होंने कहा सही 3 बंदे हमारे साथ लड़ रहे हैं, एक तालिबान पाकिस्तान, अफगानी तालिबान और बलोच लिबरेशन आर्मी, हमारे बंदों को मार रही है। तो मुझे चौधरी साहब ने कहा कि इसके ऊपर कैसे कंट्रोल करें, सारी बात भी थी। और वो जो सेनेटर है कामरा मुर्तजा, वो भी बैठा हुआ था। तो उसने कहा ये चेक करो। उन्होंने कहा से फेक मोबाइल नंबर है, हम ट्रेस नहीं। तो मुझे कहा कि रिपोर्ट मंगाओ। ये पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन उनसे रिपोर्ट लेती है। 4 करोड़ मोबाइलिंग के नंबर थे, 2 करोड़ दूसरी कंपनी के नंबर थे, 6 करोड़ में 2013 की बात कर रहा हूँ। अब इनके ऊपर कंट्रोल करना, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि ये टिकटॉक खोलो, नहीं करना चाहिए। टिकटॉक में तो गालियां दे रहे हैं, नंगे फोटो। अब इमरान खान मोटरसाइकिल पे जा रहा है, और जो भी है हमारी बहन है, नवाज शरीफ की बेटी औरत है, मेरे साथ उसका क्या, वो उसको हाथ पकड़ के जा रहा है, पीछे पकड़ रहा है, वो चल रहा है। इसको तो पकड़ना चाहिए ना, जिसने आसिफ जरदारी को गाली दी है, जिसने मरियम नवाज को गाली दी है, या जिसको भी गाली दी, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। यही साइबर क्राइम का केस है। लेकिन सर इससे बच्चे और खवातीन जो हैं
बड़े बुरी तरह मुतासिर हो गए। उनकी कोई हल है? एक इस्तेलाह शालती भी नहीं गया कि एक चोर दरवाज़ा खोल के ना गर्ल्स हॉस्टल में लोग जाते थे, और वहाँ से वो लड़कियाँ निकलती थी कि मेरी तबीयत खराब है, हमें अस्पताल लेके जाओ। अस्पताल नहीं जाती थी, वो चली जाती। ये फिर माँ बाप का भी काम है, तरबियत और देखभाल। और जितने बेहतरीन मुंतजमीन बंदे हैं ना, उनका भी काम है। ये मिलजुल के काम, अभी काम बहुत आगे। देखो, बीचेस बन गई हैं, अभी सऊदी अरब में भी बन गई हैं, औरतें गाड़ियाँ चला रही हैं, अभी काम तो और कहीं चला गया। सर, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से बड़े बुरी तरह सूबे मुतासिर होते हैं। जिस सूबे में दहशतगर्दी होती है, सूबा मुतासिर होते हैं, अवाम मुतासिर हो जाती है, अरबों रुपये का नुकसान होता है। इसके हल क्या है? दहशतगर्दी को कैसे खत्म किया जाए? ये सही, जो ऑटोमेटिक उनके पास वेपन है ना, फौज ही कर सकती है, एजेंसियाँ करें। लोग गरीब क्या करेंगे? हमारे पास क्या है? गन है घर में, लांचर को गन क्या करेगी? ये फौज का काम है, बड़े फौजियों का काम है। शाह साहब हिम्मत करें, ये मार्शल आर्ट बन के हिम्मत करें, हम उसके सपोर्ट करते हैं अच्छे काम की। कंट्रोल करें पूरे पाकिस्तान में। क्या है, दो दो रेंजर की चार चार गाड़ियां लगा दे, नहीं होगा रोड पे। हम कहते हैं हम आपका साथ देंगे कि वो कहते थे टारगेट किलिंग। क्या है कि टारगेट किलिंग है? मुकाबले में मर गया है, मरने दो। सर, आप जैसे कि पूरे मुल्क में क्राइम और जराइम की बढ़ती हुई वारदातें पाई जाती हैं, आपके सूबे की क्या पोजीशन है? पहले से कुछ कम हुई है। ये जगमाबाद साइड पे अभी वो जो रोड बना रहे हैं ना बीच में कच्चे का, उसके बाद कंट्रोल हो जाएगा। बहरहाल हालात सही नहीं है, रात को हम मज़े के साथ घर नहीं जा सकते, कहीं भी सही नहीं है। तो आपके जैकबाबाद से ताल्लुक़ रखते थे जस्टिस अब्दुल रज़ा के थीम साहब, तो उनका क्या किरदार रहा सर जैकबाबाद के हवाले से? हाई कोर्ट सक्कर ने थोड़ा खींचातानी की है। जब सलाहुद्दीन पावर इधर थे तो उन्होंने कहा ये बनाओ। ये लॉ मिनिस्टर भी वहाँ आया है, आईजी को लेकर आए, रेंजर्स वाले आए, वो पुल जो बन रही है, रास्ता बना रहे हैं, उसको देख कर चले गए। लगे 2-3 महीने में सही हो जाएगा। जब लोगों की आमद हो जाएगी तो ये सूबाई इंतजामिया के साथ ज़िला इंतजामिया की तरक्याती कामों के हवाले से क्या कारकर्दगी है? लोकल बॉडीज में कुछ गड़बड़ है, उनके फंडों में थोड़ी चेयरमैन के ऊपर डंडा उठाया जाए। बाकी गवर्नमेंट जो फंड देती है एमएनए एमपीएस को, वो तो तरीके से होता है, टेंडर होते हैं, सारी लोकेशन होती है, उसको फेज में पैसे आते हैं। बाकी ये जो लोकल बॉडीज़ के पैसे बेतहाशा पड़े हैं, टाउन कमेटी, म्यूनसिपल यूनियन काउंसिल में, इनके ऊपर नज़र रखी जाए। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के पेश नज़र क्या आपको रोशन पाकिस्तान नज़र आता है? बेहतरी की उम्मीद आ रही है, नज़र आ रही है बेहतरी। पाकिस्तान अब की ये गवर्नर साहब ने कोई दूसरा पिंडारा बाग खोल दिया, नहीं करना चाहिए। बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठा है, बहुत बड़ी पोस्ट। एक आयत थी ना कि मदनी सूरतें और मक्की सूरतें। जब नबी साईं मक्के से मदीने जा रहे थे तो रास्ते में नींद करके उठे तो हज़रत अबू बकर, लोगों ने कहा कि मोहम्मद मक्की से मिलेंगे हम। तो नबी साईं ने फरमाया, ये नाव आया मक्की मदनी, उधर आया हूँ, मैंने खाना खाया है, नींद की है अभी में। उसके बाद आयतें नाजिल हुई मक्की सूरत। अब ये 77 सालों के बाद भी मुहाजिर, यार ये बात नहीं समझ में आ रही। मेरे दोस्त हैं सारे, जी जी मेरे उस्ताद दोनों असलम जाफरी ज़हीर साहब मुहाजिर थे, तो खुद को सिंधी बोले ना। और आसिफ जरदारी यही किरदार किया था कि डॉक्टर फारूक सत्तार को अपनी टोपी उतार दी, याद है ना? ये टोपी ये नहीं थी कि वो 500 में मिलती है, 1000 में। ये थी कि हम सिंधी अपनी टोपी आपको पहनाते हैं, और उनको भी ज़रा। सर, कश्मीर पर बात करते हैं।
27 अक्टूबर 1947 कश्मीर का यौम दिन। कश्मीरी अवाम अपने हकूक़ से महरूम, आज़ादी के मुंतज़िर है। आपके तजुर्बात की रोशनी में मसला कश्मीर का हल क्या है? सर, जो फेक्ट हुआ था अंग्रेजों के सामने पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का, पीपल ऑफ कश्मीर, कश्मीर लिखा हुआ है, ये उनके ऊपर है कि व्हाट दे आर डिसाइडिंग, इधर मिलेंगे। तो फिर लियाकत अली खान के ज़माने में ये आज़ाद हुआ। और भुट्टो साहब की तकरीर तो कल भी मैंने फेसबुक पे सुनी कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और कश्मीर हमारा नहीं है, मैं नींद में भी नहीं बोल सकता। मगर जब इंडिया गया, यासीन आज़ाद साहब थे, तो वहां बात हुई कि चांडियो आप मुझे पाकिस्तान में, मैंने तकरीर की, आसमान ने कहा आप बोलो। वहां की सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट में थे, तो ने कहा कश्मीर कश्मीर, कश्मीर हिंदुस्तान, कश्मीर पाकिस्तान, ये क्या होगा। एक लड़की खड़ी हुई थी इंडियन, वो कश्मीरी थी, उन्होंने कहा कश्मीर कश्मीर। अब ये भी है, दोनों का झगड़ा। वो जो पहाड़ है जिधर से हिमालय, केटू, ये भी मसले हैं। इन मसाइल का हल क्या है आपकी नज़र में? अच्छी लीडरशिप आनी चाहिए, या डंडे के साथ करो वो कुछ या कहाँ से कायल लाएं? करो। कहाँ से लाएं? इधर से ही है। लोग पढ़े, बहुत लोग पढ़े, लोग पढ़ते भी हैं और समझते भी हैं। मैं तो कश्मीर गया हूँ काफ़ी फील्ड जगह पर। मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने आलमी सतह पर कश्मीर की आवाज़ बुलंद की है। आप क्या समझते हैं कि इससे कोई राहें हमवार होंगी? हो सकता है इसके साथ वजीर आजम को भी जाना चाहिए था, जी। ट्रंप के साथ वजीर आजम को भी जाना चाहिए था। ये तो माइनस हो गए हैं इसमें, या तो अहलियत नहीं है, या वो नहीं लेके गए, वो नहीं लेके गए तो अहलियत नहीं है। वजीर आजम को बोले मैं चलता हूँ साथ, उसको बात करनी चाहिए ना। अब इनका एक वजीर है, ख्वाजा साहब क्या नाम है, वो जरा इसके ऊपर उसने कहा कि हमें जाना चाहिए, फौज के साथ राब्ता होना चाहिए। अब से ही पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम कंट्रीज के खिलाफ एक लहर तो चली हुई है। कश्मीर न्यूज़ चैनल की सालगिरह करीब कराची में मुनक़िद होने जा रही है, जिसकी सरबराही जस्टिस सैयद जमाली साहब फरमा रहे हैं। इस हवाले से कश्मीरी अवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आए से उसमें आए, अच्छा प्रोग्राम है, मैं खुद जाऊंगा, मुझे दावत आई तो जाना चाहिए। कश्मीर हमारा भाई है, कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है, ये कभी जुदा नहीं होगा। और उनकी भी नहीं, वो अभी तो उन्होंने बड़े बांग्लादेश में पाकिस्तान के कैसे होता है। और अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था ये पाकिस्तान पहले टूटेगा। तो गिरोडी शरीफ ने सिंध में बोला था ये अरोड़ पहले टूट गया अरोड़, और वो पाकिस्तान अलग हो गया। अल्लामा अब्दुल कलाम आजाद, जब मेरे बाबा उसके बड़े थे, किताबें पढ़ते थे, रिसाले उसके पढ़ते थे, जब कराची एयरपोर्ट पे आए तो उसने मोहम्मद अली जना ने जाकर कहा कि आओ। हमने कहा नहीं, जो मुल्क मेरी विश के खिलाफ बना है मैं नहीं उतरूंगा। वो बोला कि क्यों? मैंने कहा हम अकलियत में हो रहे हैं, कश्मीर, हिंदुस्तान के सारे मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान मिला के उससे बड़े ज्यादा हो जाते हैं, तो क्यों अकलियत में कर रहे हो। मगर मुसलमानों, बस अंग्रेज की चाल थी कि दोबारा सर, आएगा। आप कश्मीरी अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? अपने हकूक़ की जंग जारी रखें, अपनी आज़ादी भी लें तो भले लें, अगर पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं तो पाकिस्तान में देखो, अभी हम वहाँ नहीं वकालत कर सकते, वो आते हैं, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की उनके ऊपर मेहरबानी। बिल्कुल। सरदार हमीद मेरा दोस्त है, जी। इलेक्शन भी लड़ा था उधर, जी बिल्कुल। तो वो उधर केस चलाने जाता है, आज भी बात हुई, वो चलाने जाता है, हम नहीं जा सकते। ये कश्मीरी के ऊपर मेहरबानी कि आप अपने केस खुद चलाओ, ये करो। तो किया भुट्टो साहब के लिए था, जी बिल्कुल। भुट्टो साहब के लिए बाहर के वकील आ रहे थे ना, जी। मना किया था, नहीं करो, ये कुछ नहीं किया। ये हैं हमारे मेहमान शफी मोहम्मद चैनियो साहब, जिनकी पाकिस्तान के इदारों में
बड़ी खिदमत रही और आपने जले भी काटी आपकी अब पाकिस्तान से अलग एक करने की मुतमद है और आपकी इज़्ज़त को आपकी खिदमत को इदारे की तरफ से सलाम पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। अल्लाह बड़ी नवाज़िश है। बड़ी इदारे की बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया।